गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो तीसरा भाग नागरिक शास्त्र, तीसरा भाग जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसका पहला चैप्टर है, पहला पाठ है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सत्ता की साझेदारी, इसका अर्थ क्या होता है? पहले हमें यही जानना होगा कि सत्ता है क्या। सत्ता को नागरिक शास्त्र या राजनीति की भाषा में सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी अर्थात सरकार की साझेदारी, मतलब कहने का मतलब सरकार में भागीदारी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले देखते रहे होंगे कि जब राजतंत्र होता था तो शक्ति राजा के पास, पूरी की पूरी शक्ति राजा के पास एकत्रित होती थी, जिससे कि राजा क्या हो जाता था, धीरे धीरे निरंकुश हो जाता था। इससे सीख लेते हुए आगे चल करके बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली को लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया और उसमें सरकार में कई लोगों की, कई दलों की भागीदारी रखी, जिससे कि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसी को हम समझेंगे सत्ता की साझेदारी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसे हमें पढ़ना पड़ा, इसका रीजन क्या है? इसके लिए हमें विश्व के 2 देशों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। विश्व के 2 देशों के बारे में जानना जरूरी है। इसमें से पहला देश है आपका बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। पहला देश है आपका बेल्जियम। कहाँ है बेल्जियम, कैसे क्या व्यवस्थाएं थी? तो बेल्जियम आपको पता होना चाहिए, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश। यूरोप महाद्वीप का एक देश, यानी जो बेल्जियम है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कितने? 7। तो उन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है आपका यूरोप, जिसमें स्थित देश है बेल्जियम। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़। कितनी है? आबादी लगभग 1 करोड़। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो हमारे हरियाणा राज्य में, हमारे देश में एक राज्य पड़ता है हरियाणा। हरियाणा के क्षेत्रफल का 1/2, कितना? 1/2, अर्थात जितना हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल आपके बेल्जियम का। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, इसकी आबादी हो गई, और ये आपने भी जान लिया कि जो बेल्जियम है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इस बेल्जियम में 2 प्रकार के लोग निवास करते थे। कितने प्रकार के लोग? 2 प्रकार के लोग। कौन कौन से? एक है आपके डच भाषी लोग। कौन से लोग? डच भाषी लोग। डच भाषी लोग। डच भाषी लोग का अभिप्राय क्या है? डच भाषा बोलने वाले लोग। डच भाषा बोलने वाले लोग, जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे वो फ्लेमिश नामक स्थान पर रहते थे। कहाँ रहते थे? फ्लेमिश नामक स्थान पर। डच भाषी लोग जो हैं वो आपके फ्लेमिश नामक स्थान पर रहते थे, जिनकी आबादी संपूर्ण देश की आबादी की 61%। कितनी थी? 61%। यानी जो डच भाषी लोग थे ये मुख्य रूप से कहाँ निवास करते थे? फ्लेमिश नामक स्थान पर निवास करते थे, और इनकी जो आबादी थी, जनसंख्या थी, उस देश की संपूर्ण जनसंख्या की 62% थी। कहने का मतलब इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। जबकि दूसरे प्रकार के लोग, ये पहले प्रकार के हो गए, दूसरे प्रकार के लोग फ्रेंच भाषी। कौन थे? फ्रेंच भाषी। कहने का मतलब ये फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग थे, और ये आपके बेलोनिया नामक स्थान पर रहते थे। कहाँ रहते थे? बेलोनिया नामक
स्थान पर रहते थे और इनकी जो आबादी थी वो संपूर्ण जनसंख्या के 40% कितनी थी? 40% थी इनकी आबादी संपूर्ण जनसंख्या की। इनकी आबादी संपूर्ण जनसंख्या की 40% थी और जो शेष 1% लोग थे, वो जर्मन भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे? जर्मन भाषा बोलते थे, जो शेष 1% थे। तो आपने देखा कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है और उसका क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल का आधा है। यहाँ पे 2 प्रकार के लोग निवास करते हैं। कौन कौन से? डच भाषी लोग जो कि फ्लेमिश नामक स्थान पर रहते हैं, जिनकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या की 59% है। दूसरे प्रकार के लोग फ्रेंच भाषी हैं, अर्थात वो फ्रेंच भाषा को बोलने वाले हैं, जो कि बेरोनिया नामक स्थान पर रहते हैं और जिनकी आबादी संपूर्ण आबादी की लगभग 40% है। तो 50, 59 और 40, 99 हो जाते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा को बोलने वाले हैं। अब यहाँ पे बात क्या होती है? अब आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग मुख्य रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जब 2 प्रकार के लोग हुए और इनकी संख्या ज़्यादा है, इनकी संख्या कम है, तो निश्चित तौर पे प्रभुत्व किसी ना किसी का होगा और वो किसका होगा? आप जानते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी प्रभुत्व उनका होगा। लेकिन ये लोग फ्रेंच भाषी लोग शिक्षित थे, तो इन लोगों ने शिक्षा के दम पर अपना विकास किया, जबकि डच भाषी लोग, जिनकी संख्या तो ज़्यादा थी लेकिन ये शिक्षित नहीं थे, धीरे धीरे जब ये शिक्षा इन्होंने प्राप्त की तो इनके कुछ समझ में आया। तो इन लोगों ने देखा कि अरे ये तो थोड़े से संख्या वाले हम पर अधिकार किए बैठे हैं, ये हमको गुलाम बनाए बैठे, ये हमको परेशान कर रहे हैं। इन्होंने अपने अधिकारों के लिए मांग शुरू किया और धीरे धीरे ये लोग भी सामान्य स्थिति में पहुंचने लगे। लेकिन इस स्थिति से पहले जब फ्रेंच भाषियों को लगने लगा कि निश्चित तौर पे अगर हम इनको इनके अधिकार और इनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे, इनके विषय पर नहीं सोचेंगे, तो विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकती है? विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि देश में अव्यवस्था का माहौल हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए फ्रेंच भाषी लोगों ने इनको भी बराबरी का दर्जा प्रदान किया या इनको भी बराबरी दिलाने का प्रयास किया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इसकी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% लोग, कितने? 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं। इनकी संख्या तो कम, संपूर्ण संख्या से कम है, लेकिन ब्रुसेल्स जो कि राजधानी है, तो यहाँ पे ये लोग जो कि पढ़े लिखे ज़्यादा थे, शिक्षित ज़्यादा थे, तो 80% लोग फ्रेंच भाषी रहते हैं ब्रुसेल्स में और 20% लोग कौन से बचेंगे? डच भाषी। तो आपने ये देखा ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ पे 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं और 20% लोग डच भाषी हैं। इसमें बेल्जियम ने जब समझा कि हमारे यहाँ परिस्थितियाँ विकट हो सकती है या अव्यवस्था फैल सकती है, तो उन्होंने समझदारी का परिचय दिया। किसका परिचय दिया? समझदारी का परिचय दिया और लोगों को ऐसे शासन व्यवस्था में सम्मिलित किया जिससे किसी प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई। जबकि इसके उलट, इसके विपरीत एक देश पड़ता है आपका श्रीलंका। एक देश पड़ता है कौन सा? श्रीलंका। वहाँ की स्थितियाँ इसके विपरीत रही। बेल्जियम ने समझदारी का परिचय दिया तो उन्होंने अपने यहाँ की परिस्थितियों को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, जबकि श्रीलंका में स्थितियाँ विपरीत रही। कैसे? समझिए पहले थोड़े से श्रीलंका की बात करें। श्रीलंका आपका है कहाँ? आपको पता होना चाहिए, जिस प्रकार से आपने देखा कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है, ठीक उसी प्रकार श्रीलंका भी किसी महाद्वीप का देश होगा। तो जो श्रीलंका है वो आपके एशिया महाद्वीप का देश है। श्रीलंका किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है।
श्रीलंका एशिया महाद्वीप का देश है। आप जानते भी हैं कि ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के पास पड़ता है श्रीलंका, और जिसकी आबादी लगभग कितनी है? 2 करोड़। जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका में भी कुछ अलग अलग जातियों से लोग रहते थे। जैसे आपने देखा बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषी थे, उसी तरह श्रीलंका में भी 3 प्रकार के लोग रहते थे। श्रीलंका में कितने प्रकार के लोग रहते थे? 3 प्रकार। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले प्रकार के लोग थे आपके सिंहली। कौन? सिंहली लोग थे पहले प्रकार के। दूसरे प्रकार के लोग थे आपके तमिल, और तीसरे प्रकार के लोग हैं ईसाई। तीसरे प्रकार के लोग ईसाई। ये श्रीलंका में 3 प्रकार के लोग, सिंहली, तमिल और ईसाई। सिंहलियों की संख्या संपूर्ण जनसंख्या की 74% है। कितनी है? 74%, अर्थात इनकी बहुलता है। जबकि तमिलों की संख्या 18% है। कितनी है? 18%। और ईसाइयों की संख्या 7% है। श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या सबसे ज़्यादा 74%, तमिलों की संख्या 18% और ईसाइयों की संख्या 7%। अब तमिलों में भी 2 प्रकार के तमिल। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहले हैं मूल निवासी। क्या है? मूल निवासी। और दूसरे हैं बाहर से आए हुए। बाहर से आए हुए 2 प्रकार के तमिल है श्रीलंका में। एक है मूल निवासी, दूसरे हैं बाहर से आए हुए। तो जो बाहर से आए हुए हैं उसमें कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं। तो आपने देखा कि श्रीलंका एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। यहाँ के 3 प्रकार के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं, सिंहली, तमिल और ईसाई। सिंहली 74% का है। और एक चीज, सिंहली बौद्ध धर्म को मानने वाले। इसको बौद्ध धर्म को मानने वाले। ईसाई आप जानेंगे ही कि ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ईसाई आपके ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। और जो तमिल हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोग हैं। कुछ हिंदू भी बाहर से आए, कुछ मुस्लिम भी बाहर से आए और तमिलों में शामिल हुए। अब आगे देखेंगे। अब आप ये भी समझ लीजिए हुआ था श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? श्रीलंका आपका 1948 में क्या हुआ? आज़ाद हुआ। श्रीलंका आपका 1948 में आज़ाद हुआ था। अब स्थितियां क्या बन रही हैं? धीरे धीरे स्थितियां बन रही हैं अब बहुलवाद। इसकी बहुलवाद की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिंहलियों की संख्या संपूर्ण संख्या की 74% है। जब 74% की जनसंख्या होगी तो निश्चित तौर पे बहुलवाद की समस्या से अब ग्रसित होगा श्रीलंका। श्रीलंका में बहुलवाद, श्रीलंका में बहुलवाद। बहुलवाद का तात्पर्य क्या होता है कि जिनकी संख्या ज़्यादा होती है निश्चित तौर पर प्रभुत्व उनका होता है। चाहे आप समाज में देख लें, अपने आसपास देख लें, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस धर्म विशेष या जाति विशेष की लोगों की संख्या ज़्यादा होगी निश्चित तौर पे उनका थोड़ा सा प्रभुत्व होता है। इसी स्थिति से श्रीलंका भी गुजरा है। जैसा कि आपको पता, मैंने बताया कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद श्रीलंका में बहुलवाद की स्थितियाँ आ गई और उससे क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंघली प्रभुत्व जमाना चाहते थे। सिंघली क्या करना चाहते थे? प्रभुत्व जमाना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंघली अपना क्या करना चाहते थे? प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? 1956 में कानून बनाया। 1956 में क्या किया? कानून बनाया। और आप जानते हैं कि जब कानून बनाएंगे, इनकी बहुलता है तो कानून भी ये अपने हिसाब से बनाएंगे। कहने का मतलब इन्होंने ऐसा कानून बनाया जिसमें नौकरी एवं विश्वविद्यालयों में संरक्षण प्रदान किया। किसको? संरक्षण प्रदान किया। लेकिन किसको? सिंघलियों को, क्योंकि भी सिंघली लोग हैं, इनका प्रभुत्व है। तो इन्होंने नौकरी एवं विश्वविद्यालयों में संरक्षण प्रदान किया। किसको? अपने लोगों को, अर्थात सिंघलियों को। जब फिर क्या होता है, अभी हमने बताया था आपको कि जो सिंघली लोग थे ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, अर्थात बौद्ध धर्मानुयायी थे। तो उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। देखिए, सिंघलियों की बहुलता थी, तो बहुलता की वजह से इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंघली अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे और जमा भी ले गए। 1956 में कानून बनाया, जिसमें नौकरी और विश्वविद्यालय में अपने आप को संरक्षण प्रदान किया और साथ ही साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे जो दूसरा वर्ग मुख्य रूप से जिनकी संख्या दूसरे नंबर पे थी वो है आपके तमिल। तमिलों में इनके प्रति सोच बदल जाती है। तमिलों की सोच इनके प्रति बदल जाती है और वो सोच क्या हो जाती है? तमिलों की सोच, अगर हम देखें तमिलों की सोच, अब तमिलों की सोच क्या हो जाती है? पहले नंबर पे तो तमिलों में क्या हो जाएगा? इनके प्रति आक्रोश। क्या हो जाएगा? आक्रोश। स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी के अधिकारों का हनन होगा, किसी को किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा, निश्चित तौर पे उनमें आक्रोश की भावना पैदा होगी। वही हुआ तमिलों के साथ। तमिलों का इनके प्रति, सिंघलियों के प्रति आक्रोश होना स्वाभाविक है। दूसरी चीज, भेदभाव हुआ इनके साथ। इनको लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। किसके द्वारा? सिंघलियों के द्वारा। ये किसकी सोच थी? तमिल। तीसरी चीज है, आक्रोश हो गया, भेदभाव हो गया, और तीसरी चीज है आपकी राजनीतिक अधिकारों से वंचित। इनको लगा कि हमें क्या किया जा रहा है? राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये कौन सोच रहे थे? सिंघली सोच, वो तमिल सोच रहे थे। यानी कि जब श्रीलंका में सिंघलियों ने अपने लिए कानून बनाए, अपने धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो तमिलों की सोच बदल गई और उनके सोच में सबसे पहली बात ये हुई कि उनके अंदर आक्रोश आ गया कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आगे स्थितियाँ क्या होती हैं? तब जब ये स्थिति आ जाती है तो फिर क्या होता है? सिंघली अब करते क्या हैं? ये तमिल लोग अब इसके प्रतिक्रिया शुरू, क्योंकि इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है, तो अब ये तमिलों उनके विरुद्ध, सिंघलियों के विरुद्ध अब क्या करते हैं? अपनी मांग रखते हैं कि भाई हमारे साथ भी न्याय हो, अन्यथा अब स्थितियाँ बुरी होंगी। तो अब क्या होता है? तमिलों ने संघर्ष किया। तमिलों ने संघर्ष किया। इसके लिए
चीज शिक्षा के लिए, हमें भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। तमिलों ने कहा कि हमें भी शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जाए, अन्यथा हम विरोध करेंगे। दूसरी चीज रोजगार, यानी तमिलों ने ये मांग रखी कि हमें भी रोजगार प्रदान किया जाए। हम भी इसी देश के निवासी हैं, हम भी इसी देश में रहते हैं, तो क्यों ना हमें सिंहलियों के समान ही रोजगार प्रदान किया जाए। तीसरी चीज तमिलों की जो भाषा है तमिल, तो इन्होंने कहा कि तमिल को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाए। तमिल को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाए। तमिल लोग कह रहे थे कि हमारी भाषा जो तमिल है इसको राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाए। और अगली चीज उन्होंने कहा क्षेत्रीय स्वायत्तता, अर्थात यानी कि जो छोटे छोटे स्तरों पर सरकारें होती हैं या उनके राजनीतिक अधिकार होते हैं, उनमें उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तमिलों ने इसके लिए संघर्ष किया। किसके लिए? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तमिल को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए और क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए तमिलों ने सिंहलियों के विरुद्ध संघर्ष किया। परिणाम स्वरूप होता क्या है, जब संघर्ष होता है तो अब सिंहली जिनकी संख्या ज्यादा थी, जिनका प्रभुत्व था, इन्होंने क्या किया, इनके प्रतिक्रिया स्वरूप जब इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया तब इन्होंने इनकी मांगों को क्या कर दिया, इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसने? प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसने ठुकरा दिया? सिंहलियों ने। सिंहलियों की प्रतिक्रिया, पहले हम ये जानेंगे सिंहलियों की प्रतिक्रिया, यानी इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सिंहलियों ने क्या किया, इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इन्होंने जो यहाँ मांगे रखी थी, जिनके विरुद्ध विद्रोह किया, शिक्षा, रोजगार और ये तमिल को राजभाषा, क्षेत्रीय स्वायत्तता, इनके प्रस्ताव को सिंहलियों ने क्या कर दिया, ठुकरा दिया कि हम तुम्हारी कोई भी मांग नहीं मानेंगे। जब ऐसी बात होती है तो जब तमिलों ने देखा कि इन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब 1980 में इन्होंने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो 1980 से लगभग 2009 तक गृह युद्ध चला। 2009 तक गृह युद्ध चला, जिसमें कि इनको काफी क्षति हुई, पूरे देश की संपत्ति का नुकसान हुआ। और इसके बाद 2009 के बाद स्थितियां थोड़ा सा समान हुई। स्थितियां क्या हुई? सामान्य हुई। इस परिणाम स्वरूप हमने ये समझा दोनों देशों के बारे में जान करके कि जहाँ भी किसी भी देश में जब किसी का भी प्रभुत्व हो जाता है, ज़्यादा संख्या हो जाती है किसी समुदाय विशेष की, तो निश्चित तौर पे वो समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और अपने हिसाब से नियम कानून सारी व्यवस्था का संचालन करते हैं, जिससे कि दूसरा वर्ग क्या होता है, परेशान होता है। और परेशान होता है तो विद्रोह करता है। अगर विद्रोह को सामंजस्य से निपटा लिया जाए तो ठीक है, अन्यथा स्थिति में फिर काफ़ी ज़्यादा हिंसा, मारपीट वगैरह तक हो जाती है। श्रीलंका में ठीक वैसे हुआ, लेकिन बेल्जियम ने इसके उलट समझदारी का परिचय दिया था। उन्होंने जब समझा, क्योंकि वहाँ भी दो भाषाओं के लोग थे, डच भाषी और फ्रेंच भाषी, जब उन्होंने ये समझा कि स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती हैं, स्थितियाँ भयावह हो सकती हैं, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया और ऐसी व्यवस्था का संचालन किया जिससे कि लोग मिलजुल कर चले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें टॉपिक होगा कि बेल्जियम की समझदारी और सत्ता की साझेदारी क्यों।